अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो प्लीज़ अपने आप को कभी मत रोकिए, कहीं भी, चाहे वो थिएटर हो, मीडिया हो, हर तरफ अपने आप को पुश ज़रूर करिए, बाध्य मत करिए कि यही ही करना है। नमस्कार, मैं हूं नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है रासकला मंच में। और आज हमारे साथ हैं रासकला मंच की एक्टर एंड कथक डांसर अंकिता जी। नमस्ते। नमस्ते अंकिता जी, आपका स्वागत है इस मंच पर हमारे। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 11वें चलो थिएटर जो कि हरियाणा सोनीपत के अंदर पाइट के अंदर हो रहा है जी। क्या अनुभव रहा इसमें? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी। अलग अलग परफॉर्मर्स, अलग अलग संस्थान के लोगों से मिलना हुआ था। उससे पहले भी बहुत सारे काम हुए थे, तो एक इवेंट के अंदर कैसे बहुत करीबी से लोग काम करते हैं, उसके बोन्स कैसे तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ इस संस्था के थ्रू पता चली। 2 जगह हम काम कर रहे हैं, एक जीवीएम में और एक यहाँ पर अपना नाटक फेस्टिवल कर रहे हैं। बहुत मेहनत होती है ये तो पता चला, और ये बहुत अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और जैसा कि आज का हमारा वो रहा इवेंट रहा, जो कथक केंद्र से लोग आए थे, ये पहली बार ऐसा था कि मैंने बहुत करीबी से डांसर्स को परफॉर्म करते हुए देखा था, और वो भी ग्रुप्स में। तो ये बहुत अच्छा था। अभी तक किसी नाटक फेस्टिवल में मैंने कथक परफॉर्मेंस ऐसी नहीं देखी। तो इट वॉज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी एंड लिटरली ब्यूटिफुल, सीरियसली ब्यूटिफुल। क्या बात है। आप कथक डांसर भी हैं जी, एक्टर भी हैं, मतलब कि नवरस भी आपके जीवन के भाग हैं और 7 सुर भी जी। और एक एक्टर के लिए भी 7 सुरों का जानना, नवरसों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। हाँ जी। सेम गोज़ फॉर कथक ऑल्सो, क्योंकि उसके बीट्स पे, उसके ताल पे आपको अपनी बॉडी को, अपने 7 चक्रों को उसके तरफ रुझान करना होता है ताकि उनको पकड़ सके और बॉडी को छोड़ देना होता है। तो कितना हेल्पफुल होता है एज अ कथक डांसर एक किरदार को निभाना? बहुत अच्छा होता है। जैसे मुझसे ना एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत साल पहले। वो क्वेश्चन ये था, मेरे ही किसी करीबी ने पूछा था कि श्रीदेवी बहुत अच्छी कथक डांसर है और वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस क्यों है। वो क्वेश्चन नहीं याद है, उन्होंने ये पूछा था इतनी अच्छी एक्टर क्यों है। तो मुझे लगा कि हाँ, वो होगा कुछ बैकग्राउंड क्या। उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो उन्होंने बोला था क्योंकि वो डांसर है। क्या बात है। तो उस वक्त समझ में आया कि जो भाव एक एक्टर ना बहुत प्रिपेयर करता है अपने आप को, ऐसे ही डांसर भी करता है। शायद आज की परफॉर्मेंस में एक बहुत अच्छा चैप्टर है, हमें पढ़ाते हैं इमेजिनेशन। और ये कथक जो होता है, जो पूरा कथा के बेसिस पे होता है, उसमें इमेजिनेशन का बहुत बड़ा खेल है। और मेरे ख्याल से पूरे ही डांस फॉर्म इमेजिनेशंस पे उनका बेस है। इमेजिनेशन ऐसी एक्टर के साथ है, इसलिए बहुत हेल्प मिलती है, बहुत। और बॉडी रिदम में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टर के लिए भी और डांसर के लिए भी। बॉडी रिदम में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपने एक प्ले किया था सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और उसी रिदम को मेंटेन करना था पहले भाग में। और जब वो रात आती है उसकी अगली, उसमें जो रिदम का मॉड्यूलेशन है, जो आवाज़ का, जो बॉडी लैंग्वेज का, पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। और वो एक ही लाइव स्टेज पे आपको दर्शाना है, क्योंकि अभी आप किसी और मूड से आई थी, किसी और सबटेक्स्ट लेयर के साथ आई थी, अब वो दोनों चेंज हो चुकी हैं। हाँ। वो स्विच ऑफ स्विच ऑन, इसको करने में कितनी मेहनत है और आप किस तरीके से करती हैं इसको? मेहनत तो बहुत है। स्क्रिप्ट को बहुत बार पढ़ना होता है, एक एक बारीकी कि एक लाइन अगर बोली गई है तो उसके पीछे क्या हुआ होगा। और एक टेक्स्ट हमें मिल गया, लेकिन उससे पीछे का बैकग्राउंड प्लान करना पड़ता है। जैसे कि मैं शीलवती हूँ, तो शीलवती बचपन में कैसी हुई होगी, उसकी एज क्या होगी, कैरेक्टर स्केच। हाँ, एक कैरेक्टर स्केच वो बहुत हेल्प करता है टेक्स्ट से जुड़ने में। और टेक्स्ट तो है ही आपके पास। फिर कुछ डायरेक्टर की वजह से भी होता है, कुछ और चीज़ों की वजह से भी होता है। मुझे लगता है कि स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जितनी बढ़िया स्केचिंग करते हैं कैरेक्टर की, जितने बढ़िया से स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट कहा गया है कि 200 से 300 बार आपको पढ़नी चाहिए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार एक नया लेयर आता है।
तो ये बहुत हेल्प करता है। वैसे ही, और जैसे जैसे टेक्स्ट से आप जुड़ते जाएंगे, आपका स्केच बिल्ड बहुत अच्छा होता जाएगा, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा मूड था और फटाक से चेंज क्या करना है, और बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंजेस होते हैं। जैसे श्रृंगार रस है तो भाव भंगिमा कैसी होगी, कि मैं अपने प्रेमी से मिल रही हूँ तब कैसा है, और जैसे ही उस पति से मिल रही हूँ जिससे मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है सिवाय ही भाव के, तो वो मैं अपने किसी इमेजिनरी चीजों से जोड़ने की कोशिश करती हूँ और उसे मैं अप्लाई करती हूँ वहां पे, जो मेरा तरीका है। ओके, ये तो मेथड एक्टिंग हो गई। जी जी। अब स्पॉन्टेनियस एक्टिंग की बात करें तो इसमें अब अगर स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं तो अगर मैं होती तो कैसा रिएक्ट होता। जी हाँ, कैसा रिएक्ट, लेकिन अगर आप होते या फिर वो किरदार भी किसी सिचुएशन में ऐसे आ जाता तो? हाँ, तो उस समय वो कैसा कर रहा होता, लेकिन वो उसी टेक्स्ट के दायरे में होना चाहिए जी, उस टेक्स्ट से बिल्कुल विपरीत नहीं होना चाहिए। स्पॉन्टेनिटी का खेल ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक स्केच तो बना दिया, एक टेक्स्ट दे दिया गया, गलती से हमें डायरेक्टर ने ब्लॉकिंग भी बताई हुई है, लेकिन स्टेज पे दूसरी तरह हो जाए, तो वहाँ शीलवती क्या करती जी। हाँ जी। और अगर शीलवती को मैं नहीं पकड़ पा रही तो शायद अंकिता उस सिचुएशन में होती तो क्या चेंज करती। तो फिर वहां पे वही दिमाग लगाना पड़ता है अपने वर्तमान को रख के कि यहाँ क्या होता। ये स्पॉन्टेनिटी में काम आता है, मेरा तरीका है। और भी कई सारे लोगों ने कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत सारे थियोरीज हैं, बहुत सारी किताबें हैं इस पर, बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है उनको। एज एन एक्टर, खासकर थिएटर में, मैं डिजिटली बात नहीं कर रहा हूँ, एज एन एक्टर थिएटर में करियर आप क्या देखती हैं? खुद का? जी, खुद का और सबका ही, क्योंकि आप एक साथ चलते थिएटर में और कुछ फिक्स नहीं होता कि हम जब तक कामयाबी पाएंगे, क्या प्रेजेंटेशन, क्या चीज़ कहाँ मुकाम पे ले जाएगी, ये एक स्थिर उस पर चलती चली जाएगी। क्योंकि एक्टर एप्रिसिएशन के लिए अपनी परफॉर्मेंस देता है, जो उसकी ऑडियंस की तालियां होती है वही उसका असली धन है। बट असल में बात करें तो धन तो ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल। उसके लिए आप कैसे देखते हैं? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली मुझे लगता है कि इस चीज़ से सभी जूझते हैं, ठीक है। और थिएटर ऐसा माध्यम है ना, कई ऐसे कहते हैं कि वहाँ से पैसे ला पाना बहुत मुश्किल है, खास करके एज ए एक्टर, ठीक है, क्योंकि एक्टिंग करना उनको लगता है कि हो जाएगा। टेक्निकल यहाँ बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप साउंड पे हैं, आप लाइट पे हैं, या आप डायरेक्शन में भी हैं, तो आपके पास पैसे बहुत अच्छे होते हैं। एज ए एक्टर थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है, पर अगर आप अच्छे हैं, आपके पास अपने क्राफ्ट हैं और आपको पता है कि आपको अपनी चीज़ कहाँ लगानी है, तो ख्याति आपको मिलती है और पैसे भी मिलते हैं। हाँ, वक्त लेता है, ये बात मैं मानूंगी, वक्त लेता है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ थिएटर, अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो प्लीज़ अपने आप को कभी मत रोकिए, कहीं भी, चाहे वो थिएटर हो, मीडिया हो, हर तरफ अपने आप को पुश ज़रूर करिए, बाध्य मत करिए कि यही ही करना है। जी जी। एट लास्ट, रवि मोहन सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजकला मंच के बारे में आप जुड़े हैं इतने टाइम से। बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, वो सर्वे सर्वा हैं। ओके। हाँ, जैसे मैं ऐसे किसी इंसान से नहीं मिली जिसने अपने दम पर एक नाटक संस्था, एक संस्था रखी हो और उसे ना बहुत अच्छे से चला रहा हो, वैसे नहीं। और रवि सर की बहुत अच्छी बात है, वो ना इमोशनली अपने लोगों से जुड़े हैं। मैंने ना इसमें बहुत प्रोफेशनली लोगों को देखा है, काम हुआ ठीक है, ये हो गया ठीक है, रेपेट्री में ये हुआ ठीक है, लोगों को मतलब नहीं होता, पर सर बहुत इमोशनली जुड़े हुए हैं। और हमारी खास बात ये है कि हम एक ही रेजिडेंशियल में रहते हैं, सर का घर थोड़ा दूर है और हम सभी एक साथ रहते हैं, तो वो एक फैमिली जैसा बन जाना। और सर सपोर्टिव है, और ये एक संस्था ऐसी थी जिससे ना मुझे बहुत बारीकी चीज़ों का ना बारीक से बारीक चीज़ों का पता चला, स्पेशली थिएटर में। क्योंकि हाँ, एकेडमी जो होती है वो ऊपरी तौर पे बताती है, जो जितनी आपको जाननी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं देती। और भी संस्था जितना आपको देना चाहिए वो उतना ही देती है, पर यहाँ पे बहुत सारी मुझे लगता है 8 महीने होंगे, 8 से 9 महीने, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है अंकिता जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे एक्टर बन के उभरे, एक अच्छे कथक डांसर बन के उभरे, शुक्रिया। और थिएटर को ऐसे ही जगमग करती रहें और लोगों का मनोरंजन करें और एक अपना एक अस्तित्व और करियर बनाएं।
थैंक यू सो मच। थैंक यू।